ऑनलाइन क्लासों में आप लोगों का स्वागत है। अपने पीछे फिजिक्स का एक वीडियो बना दिया। डे फर्स्ट में अपने सिलेबस के बारे में जिक्र किया था। आज अपना डे सेकंड है। आज अपन डे सेकंड में अपने सिलेबस को कंटिन्यू करेंगे। सबसे पहले अपने जो फर्स्ट यूनिट है जो अपने सिलेबस में देखी थी, फर्स्ट यूनिट आप लोगों के जो इलेक्ट्रोस्टैटिक्स है वो टोटल 7 नंबर की है और इसमें से एक मेजर टाइप का क्वेश्चन भी आता है, 3 नंबर का क्वेश्चन आता है, 4 का आता है। तो हम लोग सबसे पहले यहाँ देख लेते हैं। अपनी जो यूनिट है वो है स्थिर विद्युतिकी, मतलब एक स्थिर शब्द उसमें आया है। और इस यूनिट में हम लोग सबसे पहले बात करते हैं, इस यूनिट में सबसे पहले हम लोग चैप्टर फर्स्ट की बात करेंगे। तो अपना जो चैप्टर फर्स्ट है वो चैप्टर फर्स्ट आवेश और विद्युत क्षेत्र से संबंधित है। आवेश और विद्युत क्षेत्र। अब देखो, सबसे पहले अपने पास में आ रहा है आवेश। क्या है ये आवेश? किस प्रकार से उत्पन्न होता है? ये आवेश किस प्रकार से कार्य करता है? यहां अपने पास में एक शब्द आया है स्थिर। इसका मतलब इस स्थिर का इस आवेश से किसी न किसी प्रकार से कोई ना कोई प्रभाव जरूर है। सबसे पहले अपन बात करते हैं, आवेश अपने पास में एक भौतिक राशि है। अपन मान लें कि किसी भी वस्तु या पदार्थ का ये गुण होता है। कैसा गुण होता है? देखो यहां पे अपने पास में जो आवेश होता है, ये आवेश 2 स्थितियों में होता है। एक, यदि स्थिर अवस्था में हो तो क्या होगा? स्थिर अवस्था, रेस्ट पोजीशन होगी। दूसरा आप लोग के है गतिशील अवस्था। यदि ये स्थिर अवस्था में रहता है तो स्थिर अवस्था में रहता है तो आवेश कौन सा क्षेत्र उत्पन्न करता है? विद्युत क्षेत्र। अपने पीछे जिक्र भी किया था इसके बारे में। कौन सा क्षेत्र उत्पन्न करता है? विद्युत क्षेत्र। और यदि ये गतिशील अवस्था में होता है तो आवेश गति करेगा तो सबसे पहले क्या उत्पन्न करेगा? धारा। क्या उत्पन्न करेगा? धारा। और धारा जब गति करेगी तो हमारे पास में चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न करती है। तो जब आवेश गतिशील अवस्था में होता है तो विद्युत क्षेत्र और चुंबकीय क्षेत्र दोनों उत्पन्न करते हैं। अब देखो, ये चीज यहां तक तो कंप्लीट हो गई। अब अपन बात करते हैं आवेश की। आवेश के बारे में जिक्र करते हैं तो अपने पास में एक डेफिनेशन यहां से भी बन जाती है इसकी। सबसे पहली पोजीशन क्या है? सबसे पहली स्थिति यह है कि अपने प्रकृति में आवेश को किस प्रकार से खोजा गया, किस प्रकार से इसको खोजा गया। बहुत सालों पहले की बात है, ईस्वी पूर्व, मतलब लगभग मानते हैं कि 600 ईस्वी पूर्व के समथिंग एक वैज्ञानिक आया था जिसका नाम था थेल्स। और इस थेल्स वैज्ञानिक ने एम्बर और ऊन का कपड़ा या ऊन का कोई गठर, उससे इसने घर्षण की क्रिया करवाई। और घर्षण की क्रिया करवाई तो इन्होंने देखा कि ये जो एम्बर है ये छोटे छोटे मिट्टी के कण, कागज के टुकड़े, इन टुकड़ों को अपनी ओर आकर्षित करता है। और यह आकर्षण करने की जो क्रिया होती है वो किसके कारण होती है? आवेश के कारण। ये जो इन छोटी छोटी कणों को, मिट्टी के कणों को, कागज के टुकड़ों को अपनी ओर आकर्षित करने का जो गुण होता है वो गुण ही क्या है? आवेश है। ये कहाँ से आया? घर्षण की क्रिया से आया। तो यहाँ पे घर्षण की क्रिया करवाने से सबसे पहले थेल्स नामक वैज्ञानिक ने ये देखा कि एम्बर का जो टुकड़े, एम्बर जो है ये छोटी छोटी कागज के, मिट्टी के कणों को, इनको आकर्षित करता है, ये इसके चिपक जाते हैं। इसका मतलब इसमें आवेश आ गया। आवेश जो होता है, इस आवेश को 2 प्रकार, आप लोगों ने यहाँ पीछे 11th क्लास में भी इसमें थोड़ा बहुत जिक्र किया था, पीछे वाले वीडियो में अपन ने जिक्र किया था। ये जो आवेश होता है ये आवेश 2 क्षेत्र उत्पन्न करता है, विद्युत क्षेत्र और चुंबकीय क्षेत्र। विद्युत क्षेत्र, केवल विद्युत क्षेत्र तब उत्पन्न करेगा जब ये स्थिर अवस्था में रहेगा, और विद्युत क्षेत्र और चुंबकीय क्षेत्र दोनों उत्पन्न करता है जब ये गतिशील अवस्था में होता है। अब बात आती है कि आवेश अपने पास में कितने प्रकार के होते हैं। सबसे पहले आवेश की जो परिभाषा है यहाँ से निकल के आती है कि किसी भी पदार्थ का वह गुण
या वह भौतिक राशि जो विद्युत क्षेत्र उत्पन्न करे, जो चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न करे, जो विद्युत धारा उत्पन्न करे, विद्युत धारा का प्रवाह जिसके कारण होता है, वो क्या कहलाती, वो भौतिक राशि क्या कहलाती है, आवेश कहलाती है। अब अपन बात करते हैं इसके प्रकार की। तो सबसे पहले अपने पास में जो आवेश है उसकी परिभाषा आप लोग नोट कर सकते हो, डेफिनेशन नोट कर सकते हो। वह भौतिक राशि जो विद्युत क्षेत्र, चुंबकीय क्षेत्र और विद्युत धारा का व्युत्पन्न करती है, एक परिभाषा। दूसरी परिभाषा, ये क्या है, एक गुण है जो छोटे कागज के टुकड़ों, मिट्टी के कणों, इन सबको अपनी ओर आकर्षित करती है। कोई भी वस्तु है यदि उस पर आवेश है तो ये एक ऐसा गुण है कि ये छोटी जो मिट्टी के कण होते हैं उनको, छोटे कागज के टुकड़े होते हैं तो इनको आकर्षित करती है। पहले के समय में अपन भी जब छोटे हुआ करते थे उस समय छोटे छोटे प्रैक्टिकल किया करते थे। प्लास्टिक की जो कोई भी अपनी छोटी स्केल हुआ करती उसको अपन रेशम के बालों से रगड़ते थे, उस पर कुछ चार्ज आ जाता था। तो ये सब क्रिया क्या है, घर्षण के कारण उत्पन्न होता है। तो हम लोग बात कर लेते हैं आवेश के प्रकार की। तो आवेश का जो प्रकार होता है वो सबसे पहले बेंजामिन फ्रैंकलिन नामक वैज्ञानिक ने बताया था। आवेश दो प्रकार के होते हैं, यह सबसे पहले किसने बताया, बेंजामिन फ्रैंकलिन नामक वैज्ञानिक ने। तो उन्होंने क्या बताया कि आवेश होता है वो पॉजिटिव होता है और नेगेटिव होता है। सबसे पहले किसने बताया, ये बेंजामिन फ्रैंकलिन नामक वैज्ञानिक ने। अब जो पॉजिटिव जो चार्ज होता है इसके लिए हम लोग प्रोटॉन लेते हैं जिस पर पॉजिटिव चार्ज होता है, या हम लोग पॉजिट्रॉन लेते हैं, और दूसरा जो नेगेटिव होता है वो हम लोग क्या लेते हैं, इलेक्ट्रॉन लेते हैं। तो इस प्रकार से आप लोगों के पास में जो ये आवेश होता है, ये आवेश दो प्रकार का है, एक पॉजिटिव होता है, एक नेगेटिव होता है। अब अपन थोड़ा सा यहाँ पे देख लेते हैं कि पॉजिटिव चार्ज किस पे आता है, नेगेटिव चार्ज किस पे आता है, उसके बारे में थोड़ा सा जिक्र कर लेते हैं। यहाँ देखो सबसे पहली चीज़ क्या है, अपने पीछे केमिस्ट्री में पढ़ चुके हैं, 10th क्लास में भी अपन ने पढ़ा है साइंस में। अपने पास में परमाणु होता है परमाणु में ये क्या हो गया, नाभिक हो गया। अपन बात करते हैं नाभिक में प्रोटॉन और न्यूट्रॉन होते हैं। नाभिक में क्या होते हैं, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। और नाभिक के बाहर जो कक्ष होते हैं इनको कहते हैं इलेक्ट्रॉन कक्ष, और ये जो इलेक्ट्रॉन कक्ष होते हैं इनमें इलेक्ट्रॉन परिक्रमण करते हैं। इलेक्ट्रॉन पर कैसा चार्ज होता है, ऋण होता है, और प्रोटॉन पर धन। अब न्यूट्रॉन एक ऐसे आप लोगों के पास में यहाँ एलिमेंट है जो आवेश रहित है। कैसा है, आवेश रहित, मतलब इस पर किसी प्रकार का कोई आवेश नहीं होता। अपने पास में आवेश दो ही तो है, एक है आप लोगों के पास में पॉजिटिव और एक है नेगेटिव। इनके अलावा तीसरा अपने पास है नहीं। पॉजिटिव आप लोगों के पास में आ गया प्रोटॉन पर, नेगेटिव आ गया इलेक्ट्रॉन पर, बच गया कौन, न्यूट्रॉन, जिस पर कोई आवेश नहीं होता। चलो अब अपन आगे बात करते हैं। ये जो आप लोगों ने अभी पीछे जो क्रिया करवाई, दो आप लोगों ने एम्बर लिया और ऊन का कपड़ा जो लिया, इनमें जो आप लोगों ने घर्षण की क्रिया करवाई उससे आप लोगों के पास में देखो क्या क्या चीज़ें निकल के आई है। घर्षण की क्रिया करवाई तो आप लोगों के पास में दो परमाणु हो गए, एक एम्बर का और एक ऊन का। दोनों में नाभिक होते हैं प्रोटॉन न्यूट्रॉन, प्रोटॉन न्यूट्रॉन, इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन। देखो जनरल से अपन देखेंगे, यहाँ पे छोटा सा समझने की कोशिश करेंगे। इस पर होता है ऋणावेश और न्यूट्रॉन पर कोई आवेश नहीं होता,
बचा कौन? प्रोटॉन। प्रोटॉन पर धनावेश होता है, इसका मतलब इस पूरे नाभिक पर कैसा आवेश हो गया? धनावेश। क्लियर? अब देखो यहाँ जो स्थिति बनेगी, यहाँ स्थिति ऐसी बनती है कि नाभिक होता है, ये नाभिक स्थायी होता है, जबकि ये जो इलेक्ट्रॉन होते हैं ये बाह्य कक्ष में परिक्रमण करते रहते हैं। ये जो कक्ष होते हैं ये कक्ष भी अलग अलग होते हैं, अलग भिन्न भिन्न त्रिज्या का होता है। जो कक्ष आप लोगों के नाभिक के सबसे नज़दीक होता है उसमें जो इलेक्ट्रॉन पाए जाते हैं, ये इलेक्ट्रॉन इस नाभिक के द्वारा प्रबल आकर्षण बल से बंधे हुए होते हैं। जैसे जैसे आप लोग बाहर की ओर जाते जाते हैं, जो सबसे लास्ट वाला कक्षक होता है, केमिस्ट्री में पढ़ते हैं आप लोग, उसे संयोजी कक्ष कहते हैं। आप लोग क्या कहते हैं? उसे संयोजी कक्ष। और उस संयोजी कक्ष में पाए जाने वाले इलेक्ट्रॉन होते हैं वो कौन क्या कहलाते हैं? संयोजी इलेक्ट्रॉन। तो ये जो संयोजी इलेक्ट्रॉन होते हैं, इन संयोजी इलेक्ट्रॉनों पर नाभिक के द्वारा लगाए जाने वाला जो आकर्षण बल है, ये आकर्षण बल क्या होता है? दुर्बल होता है। कैसा होता है? दुर्बल, मतलब बहुत ही कम होगा। किसकी अपेक्षा? जो नाभिक के पास में कक्ष है उसकी तुलना में। क्लियर? अब देखो हम लोग यहाँ पे दोनों में क्रिया करवा रहे हैं। अब क्रिया करवाने से पहले ये परमाणु कैसा था? उदासीन। और ये भी कैसा था? उदासीन। देखो कुछ स्टूडेंट या कुछ लोग ये कहते हैं कि न्यूट्रॉन जो होता है ये उदासीन होता है। चलो एक बार ये देखो, ये परमाणु उदासीन है। हम लोग किसको कहते हैं उदासीन? उदासीन हम लोग उसको कहते हैं जिसमें इलेक्ट्रॉनों और प्रोटॉनों, मतलब ऋणावेश और धनावेश दोनों की संख्याओं का अनुपात समान हो। यदि इनकी संख्याओं का अनुपात समान होगा तो हम लोग उसको क्या कहते हैं? उदासीन कहते हैं। क्लियर? अब ये जो है प्रोटॉन और न्यूट्रॉन यानी कि धनावेश और ऋणावेश दोनों की संख्याएं बराबर कब होगी? जब ये होगी तभी तो होगा ना। मतलब इसका मतलब यहाँ होना चाहिए या तो ये एक एक हो, या ये दो दो हो, या तीन तीन हो। अब हम लोग यहाँ न्यूट्रॉन को उदासीन कह रहे हैं, इसका मतलब इस न्यूट्रॉन में धनावेश भी है और ऋणावेश भी है। क्या ऐसा होता है? ना तो इसमें धनावेश होता है ना इसमें ऋणावेश होता है, तो हम लोग इसको उदासीन नहीं कह सकते। हम लोग इसको क्या कहते हैं? आवेश रहित। क्या कहते हैं इसको? आवेश रहित। ध्यान रखना इस बात का। उदासीन हम लोग उसको कहते हैं जिसमें धनावेश और ऋणावेश की संख्याओं का अनुपात समान हो, हम लोग उसको उदासीन कहते हैं। मतलब धनावेश और ऋणावेश इनकी जो संख्याएं हैं यदि ये समान होगी तो हम लोग यहाँ ये देखते हैं कि ना तो धनावेश का कोई प्रबल प्रभाव है ना ही ऋणावेश का है, तो वो उदासीन मानी जाती है। अब देखो आगे, दोनों उदासीन अवस्था में है, दोनों परमाणु उदासीन है। इसका मतलब मैं ये मान लेता हूं कि ये जो आप लोगों के पास में दोनों उदासीन अवस्था है। अब दोनों में घर्षण की क्रिया करवाते हैं तो घर्षण की क्रिया करवाने से घर्षण ऊर्जा उत्पन्न होती है। क्या उत्पन्न होती है? घर्षण ऊर्जा। ये घर्षण ऊर्जा बाह्यतम कक्ष के इलेक्ट्रॉन ग्रहण कर लेते हैं। और कुछ परमाणु ऐसे होते हैं जिनमें अष्टक पूर्ण करने के लिए इलेक्ट्रॉन त्यागने की प्रवृत्ति होती है। कुछ ऐसे होते हैं जिनमें इलेक्ट्रॉन ग्रहण करने की प्रवृत्ति होती है। यदि ये परमाणु इलेक्ट्रॉन त्यागने की प्रवृत्ति रखता हो तो ये घर्षण ऊर्जा इस परमाणु का संयोजी इलेक्ट्रॉन ग्रहण करके ये इस परमाणु से बाहर चला जाता है और जो शेष परमाणु बचता है वो अष्टक पूर्ण होता है। और जो प्रत्येक परमाणु होता है वो अष्टक पूर्ण करने की कोशिश करता है। क्यों? क्योंकि अष्टक पूर्ण होगा तो उसको उसकी स्थायी अवस्था होती है। और आप लोगों ने देखा होगा आप लोगों की आवर्त सारणी में जिसमें अष्टक पूर्ण होते हैं वो गैसीय अवस्था होती है, स्थायी अवस्था होती है। ये इलेक्ट्रॉन यहाँ से निकल के इस परमाणु में जाएंगे तो यहाँ से जाएंगे और इस परमाणु में चलेंगे, इसका भी अष्टक पूर्ण हो गया, इसका भी अष्टक पूर्ण हो गया। दोनों अपने आप में एक स्थायित्व की रूप अवस्था प्राप्त कर लेते हैं, स्थायित्व का रूप प्राप्त कर लेते हैं। अब यहाँ से कौन निकला? इलेक्ट्रॉन। मैंने आप लोग अभी कहा, क्या कहा कि ये उदासीन है, इसका मतलब इसमें धनावेश और ऋणावेश। सपोज दैट यहाँ 10 धनावेश है और 10 ही ऋणावेश है, दोनों की संख्याएं समान है, दोनों क्या संख्यात्मक अनुपात समान है, तभी तो ये उदासीन हुआ। यहाँ से मान लो एक इलेक्ट्रॉन निकल के चला गया,
एक इलेक्ट्रॉन निकल गया, इसका मतलब ये इलेक्ट्रॉन कितने हो गए, 9 हुए कि नहीं हुए। कितना, यहाँ देखो संख्यात्मक अनुपात चेंज हो गया, किसकी अधिकता है, धनावेश की, धनावेश की अधिकता है, इसका मतलब इस परमाणु पर क्या होगा, धनावेश, क्या होगा इस पर, धनावेश। और ये इलेक्ट्रॉन इसमें आ जाता है, वही सपोज दैट कि इसमें भी आप लोग के 10 धनावेश हो और 10 ऋणावेश हो। एक इलेक्ट्रॉन यहाँ आते, यहाँ कितने इलेक्ट्रॉन हो गए, 11 हो गए। यहाँ ऋणावेशों की संख्या की अधिकता होगी कि नहीं होगी, और संख्या की अधिकता होगी तो यहाँ कैसा आवेश आएगा, ऋणावेश। अब ये है त्यागने वाला, तो ये कहलाएगा दाता, अपन इसको क्या कहते हैं, दाता, और ये होगा ग्राही। अब देखो यहाँ पे जो त्यागता है, जो त्यागता है उस पर कैसा आवेश आता है, धनावेश, और जो ग्रहण करता है उस पर कैसा आवेश आता है, ऋणावेश। बोलो पहले कौन सी अवस्था में था, उदासीन अवस्था थी कि नहीं। अब उदासीन अवस्था से आप लोगों के पास में धनावेश और ऋणावेश आ गई, तो ये कौन सी अवस्था होगी, इसकी आवेशीय अवस्था या आवेशित अवस्था बोल सकते हो। और ये जो क्रिया कहलाती है ये आवेशन की क्रिया कहलाती है। तो इस प्रकार से ये क्या है, धनावेश और ऋणावेश, इस परमाणु का एक गुण होता है जो अपन आवेश के रूप में देखते हैं। आवेश के 2 प्रकार मैंने आप लोगों को बताए, एक धनावेश होता है, एक ऋणावेश होता है। सबसे पहले बेंजामिन फ्रैंकलिन नामक वैज्ञानिक ने इसको प्रदर्शित किया था। और अपन आगे देखते हैं, ये जो आप लोगों के पास में आवेश है, इस आवेश के 4 गुणधर्म भी हैं, उनको भी अपन लगे हाथ देख लेते हैं। अब आवेश जो होता है, इस आवेश को अपन Q के द्वारा रिप्रेजेंट करते हैं, कैपिटल Q भी लेते हैं और स्मॉल q भी लेते हैं, एक चीज़ होगी। दूसरा अपन देखें तो ये जो आवेश है, इस आवेश का अपन मात्रक लेते हैं तो कूलाम्ब लिया जाता है, इसको शॉर्ट में C के द्वारा रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है। और ये जो आवेश है, ये आवेश अदिश राशि होती है। कैसी राशि होती है, अदिश राशि होती है, क्लियर। तो ये आप लोग के पास में आवेश हो गया। तो हम लोग यहाँ गुणधर्म देखेंगे तो सबसे पहली चीज यहाँ अदिश राशि से ही अपने प्राप्त होगा। तो यहाँ देख लेते हैं अपन आवेश के गुणधर्म। यहाँ आवेश के गुणधर्म में सबसे पहला होगा योज्यता। योज्यता का मतलब योग। यदि हम लोग यहाँ कोई भी पदार्थ लेते हैं और उस पदार्थ में आप लोग के पास में देखो, मान लो ये आप लोग के पास में एक पदार्थ है, इसमें आवेश से एक Q1 है, दूसरा Q2 है, तीसरा Q3 है, चौथा आप लोग के पास में Q4 हो गया, और इस प्रकार से मान लो n आवेश हो। तो यहाँ पहला जो Q1 आवेश है ये धनावेशित है, दूसरा ऋणावेशित है, तीसरा ऋणावेशित है, चौथा धनावेशित ले लेते हैं, और जो nवां है वो धनावेशित है। तो इस प्रकार से यदि आप लोगों के पास में स्थिति हो तो देखो अपने पास में ये जो पदार्थ होगा, इस पदार्थ का कुल आवेश क्या होगा। कुल आवेश ज्ञात करने के लिए हम लोग क्या करेंगे, सबसे पहले इनको जोड़ देंगे। योज्यता का मतलब ये जो आवेश है ये आवेश अदिश राशि होती है, और आवेश अदिश राशि होने के कारण देखो सदिश राशि और अदिश राशि आप लोगों ने 11वीं क्लास में बेखूबी पढ़ा है। यहाँ हम लोग यहाँ देख रहे हैं ये जो आप लोग के आवेश है, इन आवेशों को आप लोग जोड़ देंगे, बीजगणितीय योग इनका कर देंगे, तो आप लोग के पास में इस पदार्थ का कुल आवेश आ जाएगा, ठीक है। पहला आवेश है ये प्लस है, तो प्लस Q1, प्लस दूसरे पे क्या है, माइनस है, तो माइनस Q2। फिर अपन देखते हैं तीसरा है वो माइनस Q3 है, चौथा है वो Q4 है, प्लस डॉट 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 प्लस Qn। अब Qn है ये प्लस का है, क्लियर। ये स्थिति आप लोगों के पास में आ गई। मैं यहाँ सबके कोष्ठक खोल दूंगा तो Q1 माइनस Q2 माइनस Q3 प्लस Q4 प्लस डॉट 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 Qn। इस प्रकार से आप लोगों की स्थिति आ गई, ठीक है। तो हम लोग इसको सिंपल से ऐसे देख सकते हैं
कि जो आवेश होता है ये अदिश राशि है, इसलिए किसी भी पदार्थ में पाए जाने वाले आवेशों का बीजगणितीय योग उस पदार्थ के कुल आवेश के तुल्य होता है। ठीक है, अपन देख लेते हैं दूसरा है आवेश संरक्षण का नियम। आवेश संरक्षण का नियम, देखो आवेश संरक्षण का नियम क्या है। यहां अभी आप लोगों ने 2 परमाणु लिए थे। ये परमाणु पहले क्या था, उदासीन था, पहले ये भी उदासीन था, ये भी उदासीन था, जिसको आप लोगों ने 1 नंबर दिया, 2 नंबर। इसमें प्रोटॉन न्यूट्रॉन, प्रोटॉन न्यूट्रॉन, इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन। ठीक है, जब आप लोगों ने घर्षण की क्रिया करवाई तो घर्षण की क्रिया करवाई तो इस पर धनावेश आ गया और इस पर ऋणावेश आ गया। यदि इस पहले परमाणु में से दूसरे परमाणु में एक इलेक्ट्रॉन निकल के जाता है तो एक पर प्लस, दूसरे पर माइनस। तो देखो यहां से यदि एक इलेक्ट्रॉन निकल के जा रहा है तो प्लस प्लस, 2 जा रहे हैं तो 2 प्लस 2 माइनस। मतलब अब इस पर कैसा आवेश आया, 2 प्लस आया, इस पर 2 माइनस। अब भी इनकी संख्याओं का अनुपात समान है कि नहीं है? तो जो पूरा निकाय होगा वो निकाय कौन सी अवस्था में होगा, उदासीन अवस्था में। पहले कौन सी अवस्था में था, पहला परमाणु उदासीन अवस्था में, दूसरा परमाणु उदासीन अवस्था में, तो पूरा निकाय कौन सी अवस्था में था, उदासीन अवस्था में। अब उसके बाद में जब इनमें क्रिया करवाई तो आप लोग के एक पर 2 धनावेश आ गया, दूसरे पर 2 ऋणावेश आ गए। मतलब इनकी संख्याएं फिर भी समान रहेगी, संख्याएं समान रहेगी तो इनका संख्यात्मक अनुपात फिर समान हो गया। तो ये पूरे निकाय का जो अपन आवेश देखते हैं वो आवेश आप लोगों के +2 -2, फिर संख्याओं का अनुपात समान। तो ये कौन सी अवस्था हो गई, फिर से उदासीन अवस्था। क्या आवेश के मान में कोई परिवर्तन हुआ, नहीं हुआ, तो इसको अपन कहते हैं आवेश संरक्षण का नियम। ठीक है, जिस प्रकार से आप लोगों ने पीछे 11वीं क्लास में पढ़ा था ऊर्जा संरक्षण का नियम, ऊर्जा ना तो कभी उत्पन्न होती है ना कभी नष्ट होती है, उसी प्रकार से अपन यहाँ आवेश संरक्षण का नियम भी देख चुके हैं। अब अपन देखते हैं तीसरा गुणधर्म क्या है। तीसरा गुणधर्म है निश्चितता, आवेश की निश्चितता। यह है कि अपने पास में यदि कोई भी परमाणु है, जैसे ये परमाणु है, इसमें आप लोगों के Q1 आवेश है, Q2 आवेश, Q3 आवेश, ये कौन सी अवस्था में है, स्थिर अवस्था में। स्थिर अवस्था में 3 आवेश आप लोगों के पास में, तो कुल आवेश क्या हो जाएगा इसका, Q1 प्लस Q2 प्लस Q3 होगा कि नहीं होगा। अब यदि हम लोग इसको गति करवा देंगे तो ये हो गया आप लोगों के पास में गतिशील अवस्था। गतिशील अवस्था हो गई तो भी आप लोगों के वही आवेश होंगे Q1 Q2 और Q3, वही आप लोगों का परिणामी आवेश होगा Q1 Q2 Q3। तो क्या आवेश के मान में कोई परिवर्तन हुआ, नहीं हुआ। तो ये हो गया आप लोगों के आवेश की निश्चितता। अब अपन देख लेते हैं चौथा पॉइंट। चौथा और इसका लास्ट पॉइंट क्या है, आवेश का क्वांटीकरण। देखो आवेश का क्वांटीकरण क्या है, जैसे घर्षण की क्रिया हो रही है, एक परमाणु से इलेक्ट्रॉन निकल के दूसरे में जा रहा है, तो ये जो इलेक्ट्रॉन होता है ये इलेक्ट्रॉन एक पैकेट के रूप में होता है, एक बंडल के रूप में होता है, एक क्वांटम के रूप में होता है, क्वांटम के रूप में होता है। तो ये जो आप लोगों के पास में इलेक्ट्रॉन है ये पूरा इलेक्ट्रॉन जाएगा, ऐसा नहीं कि आधा इलेक्ट्रॉन तो चला गया और आधा अंदर रह गया, मतलब 1/2 इलेक्ट्रॉन तो अंदर रह गया और 1/2 इलेक्ट्रॉन बाहर चला गया, ऐसा बिल्कुल भी नहीं होता। जाएगा तो 1 इलेक्ट्रॉन जाएगा या 2 जाएंगे या 3 जाएंगे। इसका मतलब आप लोगों के पास में जो आवेश गति करता है वो इलेक्ट्रॉन का पूर्ण गुणज होता है। इलेक्ट्रॉन का क्या होता है, पूर्ण गुणज होता है। n क्या है यहाँ पे, n 1 2 3 4 इस प्रकार से है। मतलब या तो जाएंगे 1 इलेक्ट्रॉन या 2 इलेक्ट्रॉन या 3 इलेक्ट्रॉन या 4 इलेक्ट्रॉन, मतलब ये जो आवेश होगा ये
इलेक्ट्रॉन के आवेश का पूर्ण गुणज होगा। यदि प्रोटॉन है तो प्लस हो गया और इलेक्ट्रॉन है तो माइनस हो गया। क्लियर। अब यहाँ मैं आप लोगों को एक चीज़ और आप लोगों के लिए लिखवा देता हूँ। 11वीं क्लास में पढ़ी आप लोगों ने, केमिस्ट्री में पढ़ा होगा इसको, एक बार इनके मान वगैरह और देख लो। इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन। सबसे पहले मैं बात करता हूं आवेश की, फिर बात करूंगा मैं द्रव्यमान की। सबसे पहले आवेश की बात करता हूं तो आवेश 1.6 × 10⁻⁻19 कूलम। मैं वही वैल्यू यहां पे लिख रहा हूं जो अपने फिजिक्स में काम में आती है, जो अपन यूज करते हैं। प्रोटॉन का मान भी लगभग इलेक्ट्रॉन के आवेश के बराबर ही होता है, -19 कूलम। क्लियर। और अपन बात करते हैं न्यूट्रॉन की, तो न्यूट्रॉन पर कोई आवेश नहीं होता। फिर चलो अपन बात करते हैं द्रव्यमान की। तो इलेक्ट्रॉन का जो द्रव्यमान होता है वो कितना होता है, 9.1 × 10⁻⁻31 kg। फिर बात करते हैं प्रोटॉन की। तो प्रोटॉन का होता है 1.67 × 10⁻⁻27 kg, मतलब 1.6 ही लेते हैं मोस्टली। क्लियर। और अपन न्यूट्रॉन की बात करें तो ये भी प्रोटॉन के द्रव्यमान के बराबर ही होगा, 10⁻⁻27 kg। तो एक चीज़ देखिए यहाँ पे आप लोगों ने, आवेश के मामले में इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन सिमिलर है, और द्रव्यमान के मामले में प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। यहाँ आवेश में न्यूट्रॉन अलग है, द्रव्यमान में इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान अलग है। तो ये आप लोग एक बार नोट कर लो। इस प्रकार से आप लोगों का जो डे फर्स्ट था वो सिलेबस का था, और डे सेकेंड आप लोगों का चैप्टर स्टार्ट हो चुका है, जिसमें यूनिट आप लोगों के इलेक्ट्रोस्टैटिक स्थिर विद्युतिकी है, जो टोटल 7 नंबर की है। उसमें आप लोगों का फर्स्ट चैप्टर आवेश और विद्युत क्षेत्र। हम लोग यहाँ अभी आवेश के बारे में पढ़े हैं। आवेश एक अदिश राशि होती है। आवेश को हम लोग कैपिटल क्यू या स्मॉल क्यू के द्वारा रिप्रेजेंट करते हैं। आवेश का जो मात्रक होता है वो कूलम होता है। इलेक्ट्रॉन का आवेश जो होता है ये 1.6 × 10⁻⁻19 कूलम होता है। प्रोटॉन का आवेश जो होता है वो इलेक्ट्रॉन के आवेश के लगभग समान होता है। फिक्स नहीं होता लेकिन लगभग समान बोलते हैं अपन। यहाँ ये भी फिक्स नहीं होता लेकिन लगभग समान लिया जाता है प्रोटॉन का और न्यूट्रॉन का द्रव्यमान। यहाँ देखेंगे अपन तो इलेक्ट्रॉन सबसे छोटा है, सबसे छोटा द्रव्यमान में देखो -31 kg है। इन तीनों में सबसे छोटा कौन सा है, इलेक्ट्रॉन है। तो इस प्रकार से आप लोगों का डे सेकंड कंप्लीट हो गया। ठीक है, थैंक यू।